नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। 10 का दस्तावेज और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कुश्ती संघ विवाद के बीच खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां कुश्ती संघ के अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर के सस्पेंड होने की खबर है। विनोद तोमर से ही खिलाड़ियों को ज्यादातर शिकायतें मिली। विनोद तोमर ने ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर एक बयान दिया। कुश्ती संघ अध्यक्ष पद से अलग होने को लेकर उनका ये बयान था और इस पर अब एक्शन लिया गया है। विनोद तोमर सस्पेंड किए जा चुके हैं। कुश्ती संघ विवाद के बीच खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला। कुश्ती संघ के अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर सस्पेंड। क्या है डिटेल्स, समझेंगे हमारे सहयोगी अविनाश से। अविनाश, बताएं क्या कुछ इनसाइड अपडेट है, पर्दे के पीछे से क्या कहानी बताई जा रही है? जी देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से खेल मंत्रालय अब इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी गठित कर रहा है जो कि 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। इसी बीच अगर बात करें तो असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को सस्पेंड कर दिया गया। वजह यह है कि वो लगातार जो संघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके पक्ष में बयान दे रहे थे। शनिवार को भी उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में बयान देते हुए कहा था कि फेडरेशन के ज्यादातर लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ हैं और व्यक्तिगत तौर पे उन्हें भी खिलाड़ियों के आरोप सही नहीं लगते हैं। इस तरीके के बयान उन्होंने दिया था, जिसके बाद अगर बात करें तो खेल मंत्रालय ने आज उनको सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि वो कुश्ती संघ में खेल मंत्रालय की ओर से अधिकारी थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी थे। लिहाजा जो पूरा ये घटनाक्रम हुआ, इसका वो उन्होंने फीडबैक जो है खेल मंत्रालय को नहीं दिया, इसकी जो समय रहते हुए जानकारी नहीं दी खेल मंत्रालय को, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है। उनको फिलहाल पद से सस्पेंड कर दिया गया है। तो क्या लगता है अविनाश, इस सस्पेंड होने की कार्रवाई के बाद से खिलाड़ियों का गुस्सा थोड़ा शांत होगा? देखिए, अगर बात करें तो कल जिस तरीके से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बातचीत हुई थी, उसके बाद खिलाड़ियों का गुस्सा शांत हो गया था। उन्होंने भारत सरकार पर और खेल मंत्रालय पर भरोसा जताया था। और उसी कड़ी में अगर आज बात करें तो जिस तरीके से कुश्ती फेडरेशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी को सस्पेंड किया गया है, तो ये भी अपना बयान कमेटी के सामने देंगे कि क्यों इन्होंने समय रहते हुए इस तरीके की शिकायतों को नहीं बताया था। अगर विवाद बढ़ रहा था खिलाड़ियों के बीच में और कुश्ती संघ के बीच में, तो वो बातचीत क्यों नहीं खेल मंत्रालय को बताई गई, जिससे कि समय रहते इसे शांत कर लिया जाता, आंदोलन सड़कों पर न होने पाता। लिहाजा इस वजह से अगर बात करें तो विनोद तोमर को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि विनोद तोमर का ये कार्य था कुश्ती संघ और खेल मंत्रालय के बीच में वो तमाम तरह अपडेट्स देते रहे, जिससे कि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता रहे, खिलाड़ियों के लिए बेहतरी के लिए कदम उठाया जा सके खेल मंत्रालय की ओर से। विनोद तोमर वो करने में नाकाम दिखे और यही कारण है कि जब विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया, खिलाड़ी बाहर धरने पर आके बैठ गए, तो खेल मंत्री को। लेकिन अविनाश, क्या इनको सस्पेंड करना ही एक मात्र लूप होल था? क्या इस पूरे समस्या की जड़ में एक सस्पेंड करने की कार्रवाई या ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाने का फैसला या फिर उनका खुद से अलग होने का फैसला इतना काफी रहेगा? जी देखिए, अगर बात करें तो फिलहाल जो लोग इस मामले में दोषी प्रथम दृष्टया दिख रहे हैं या जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनको पदों से हटाया जा रहा है। बाकी कमेटी जो गठित की गई है वो अपनी 4 हफ्तों में रिपोर्ट देगी, वो पूरी तहकीकात करेगी, वो पूरी जांच करेगी, उसके बाद फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल इनको तत्कालीन तौर पे अपने अपने पदों। बिल्कुल अविनाश, आने वाले वक्त में ऐसे घटनाक्रम ना हो, पारदर्शिता ज्यादा हो, शिकायत कहाँ किया जाए, कमेटी में कौन हो, उसे कौन सुनता है, ये तमाम चीजें हैं जो आने वाले वक्त में हो सकता है इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ बनाई जाए। शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए। इससे पहले देखिए, गोंडा में कुश्ती संघ के अतिरिक्त सचिव विनोद तोमर कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर उन्होंने बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था ब्रजभूषण सिंह ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से खुद को अलग कर लिया है। मामले की जांच होने तक ब्रजभूषण कोई भी फैसला नहीं लेंगे, तो उनका ये कहना। और इसके अलावा अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई, इस मामले में सबसे ताजा अपडेट है। देखिए, उन्होंने खुद यानी किसी दबाव नहीं है, शायद उन्होंने खुद अपने आप को, जब तक जांच हो रही है, अपने आप को अलग कर लिया है। मतलब कि रेजिग्नेशन नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ अपने आप को जब तक जांच हो रही है फेडरेशन की डे टू डे अफेयर्स एक्टिविटी से अपने आप को अलग कर लिया गया। नहीं, एज ए प्रेसिडेंट शामिल नहीं होंगे, ठीक है ना। अब कुछ देखिए, जनरल काउंसिल है, उन्हीं के ही पहले यानी कि प्रेसिडेंट हैं वो, तो एटलीस्ट अभी ये मेरे को भी आइडिया नहीं है कि भाई कल वो शामिल होंगे नहीं होंगे, लेकिन अगर शामिल भी होंगे तो एज ए प्रेसिडेंट शामिल नहीं होंगे। ना कोई वो अपना उसमें कोई डिसीजन देंगे, ना ही कोई किसी का वो करते। नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम जो फैसला लिया है, कम से कम जनरल काउंसिल को तो बता देना, मैंने अपना मंत्रालय से ये दे दिया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कानपुर से आई खबर की। कानपुर देहात जेल से खुशी दुबे की रिहाई की खबर है। अपने वकील के साथ जेल से बाहर निकली है खुशी दुबे। चर्चित बिकरू कांड केस में जेल में बंद थी खुशी दुबे। करीब 30 महीने से जेल में बंद थी खुशी। जेल से रिहाई के बाद खुशी दुबे का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं किस मामले में 30 महीने की जेल काट के आई।
तो आपको बताएं, रिहाई के बाद खुशी दुबे के वकील शिवाकांत ने कहा कि कानून पर भरोसा था, देर से ही सही लेकिन न्याय मिला। बिल्कुल विश्वास था। क्या विश्वास था आपको? कि मुझे न्यायालय से पूरा भरोसा था कि वो मुझे बेल देंगे। महीने जी, मैं अभी इस बारे में मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं अभी आपको ये सब बोल सकूँ। मैं 4 तारीख को थाने गई थी और 8 तारीख को जेल भेजा। उन 4 दिन में मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको नहीं बता सकती। मुझे इतना पता है, मैं सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा था कि मुझे बेल देंगे। हमें न्याय पर पूरा भरोसा था, न्याय मिला। ये अलग बात है कि न्याय थोड़ा सा लेट मिला हम लोगों को, लेकिन अभी भी हमें न्याय पर भरोसा है। खुशी निश्चित तौर पर बाइज्जत बरी भी होगी। ऐसी कोई धारा नहीं थी गंभीर जो इस पर न लगी हो। 302 भी लगी है, 396 भी लगी है, 3/4 एक्सप्लोसिव एक्ट भी लगी है। सारी गंभीरतम धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन हमें न्याय व्यवस्था पर न सिर्फ भरोसा है बल्कि विश्वास है कि ये रिहा होगी, बाइज्जत भी बरी होगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि अगर आज देवस्थानम बोर्ड होता तो प्रदेश को 125 से 150 करोड़ का इनकम पहुंचता, जोशीमठ को पुनर्स्थापित किया जा सकता था। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं लोगों को समझ नहीं पाया। आज देवस्थानम बोर्ड होता तो 125 से 150 करोड़ की इनकम होती और केवल बद्रीनाथ जी के से जो हमको इन 4 धामों से जो हमको आय प्राप्त होती, उसी से जोशीमठ को पुनर्स्थापित किया जा सकता था। हमको पैसे के लिए भटकना नहीं पड़ता। तो ये कुछ दूरगामी सोच के साथ कुछ निर्णय होते हैं। अब मैं दुर्भाग्य है मेरा कि मैं समझा नहीं पाया लोगों को, मैं समझा नहीं पाया, मैं ऐसा योग्य नहीं था कि मैं लोगों को समझा पाया। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड के 50% हिस्से के बेहद संवेदनशील आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि लगभग 50% ऐसा हिस्सा है जो बहुत सेंसिटिव है। साल 2018 में तैयार एक रिपोर्ट 5 नदियों की घाटी का रिस्क असेसमेंट किया गया, जिनमें से उत्तराखंड में 6536 लैंडस्लाइड जोन, उत्तराखंड में 2 लाख बिल्डिंग खतरे की जद में, धार्मिक क्षेत्र और हिल स्टेशन पर भी हाई रिस्क लैंडस्लाइड जोन है। उत्तराखंड में 1093 गांव हैं, हॉटस्पॉट हैं, जो कि उत्तरकाशी के कई हाईवे लैंडस्लाइड जोन में है। टिहरी के 4 धाम मार्ग क्षेत्र की बात करें, वो बड़े लैंडस्लाइड जोन में है। कुमाऊं में, चंपावत और अल्मोड़ा में भी लैंडस्लाइड जोन है। साल 2016 में वर्ल्ड बैंक की फंडिंग की मदद से पूरे उत्तराखंड का डिजास्टर रिस्क असेसमेंट कराया गया था, जिस पर उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने 2018 में इसी को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिस पर राज्य की 5 नदियों की घाटियों के रिस्क असेसमेंट को पूरा किया गया था और उसकी रिपोर्ट सामने रखी गई थी। अब इन जगहों पे हम एक स्पेशल प्रोग्राम हम चलाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि इन जगहों को हम अर्ली वार्निंग सिस्टम से और काइंड ऑफ वहाँ पे किस तरह से लोगों को सुरक्षित, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो सुरक्षित हम कर सकते हैं, उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। तो मिला के ये एक इम्पॉर्टेंट जो बिंदु है उस रिस्क असेसमेंट में किया गया। इसके अलावा एक चीज़ और, 2 लाख पूरे प्रदेश में 2 लाख बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया है, जो कि ये क्या कहते हैं, जो कि खतरे की जद में आ सकते हैं, जो कि अर्थक्वेक या रिट्रोफिटिंग जरूरी है, अर्थक्वेक प्रूफिंग जरूरी है। खबर बाराबंकी से है, जहां तहसीलदार की फटकार से आहत हैदरगढ़ तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान कानूनगो के मुंशी ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन अस्पताल पहुंचाया, जहां बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। वहीं घटना के बाद से तहसील ऑफिस में हड़कंप की स्थिति है, जबकि पीड़ित की पत्नी ने आरोप लगाया और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए हैरतगढ़ कोतवाली में लिखित शिकायत भी की है। बाराबंकी में जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर तहसीलदार शशि कुमार त्रिपाठी नाराज हो गए। उन्होंने कानूनगो के निजी मुंशी सुरजीत सिंह उर्फ लाल डेंगा सिंह को जमकर फटकार लगा दी। इसी से नाराज कानूनगो के निजी मुंशी ने सीडीओ के अध्यक्षता में चल रहे समाधान दिवस के दौरान ही सभागार के भीतर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की। खबर कौशाम्बी से है, दबंगों ने युवती को पीटा है। वीडियो बनाने पर दबंगों ने युवती के रिश्तेदार की भी पिटाई की है और मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ग्रामीणों ने भीड़ बचाव कर मामले को शांत कराया।
घायलों को इलाज के लिए मूरतगंज पीएचसी भर्ती कराया गया है। दबंगों पर 50,000 रुपए छीनने का युवती के रिश्तेदार ने आरोप लगाया है। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे बढ़ेंगे, खबर नोएडा से है। सेक्टर 46 में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। गाड़ी से स्टंट करने से रोकने पर मारपीट का आरोप लगा है। दो पक्षों के बीच मारपीट की सीसीटीवी फुटेज है। कार सवार दुकानदार के बीच ये मारपीट हुई है। ग्लोरी मार्केट में दबंगों ने दुकानदार को जमकर पीटा। दबंगों ने महिला के साथ भी मारपीट की है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये सीसीटीवी फुटेज है। आप देखिए किस तरीके से दबंग कुर्सियों को फेंक रहे हैं। दुकानदार की ये प्रॉपर्टी है, उसकी चीजें हैं, जिसे फेंक करके तोड़फोड़ करके रौब दिखाने की कोशिश है। ये पूरा मामला अब पुलिस के पास पहुंच चुका है। ये सब कुछ हुआ है नोएडा में सेक्टर 46 में ग्लोरी मार्केट है, वहां का फुटेज है। ये स्टंट करने से दुकानदार ने मना किया। ये बात दबंगों को नागवार गुजरी। उसके बाद का हाल ये सीसीटीवी फुटेज से पता चल रहा है। ये देखिए, ये पहला फुटेज है और दूसरे फुटेज में भी आप देखिए कि बीच मार्केट में धड़ल्ले से कुर्सियों को फेंकते कुछ लोग नजर आ रहे हैं। उधर बुलंदशहर में हिंदू जागरण मंच और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम लगा दिया। बताया ये जा रहा है कि सिकंदराबाद के जेएस कॉलेज में छात्रों के दो गुटों में मारपीट हुई। इसी को लेकर के प्रदर्शन किया गया। एक गुट पर प्रदर्शनकारियों ने बाहरी लोगों को बुलाकर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं घायल पक्ष के लोगों पर अस्पताल में मेडिकल के दौरान भी मारपीट की गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, आला अधिकारी पहुंचे, साथ ही हमलावर लोगों की तलाश में पुलिस जुटी। गाजियाबाद में युवक की हत्या से हड़कंप मचा है। अवैध संबंध में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पति पर पत्नी के प्रेमी की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, अवैध संबंधों के शक में यह हत्या की गई है। आशंका ऐसी जताई जा रही है। पति पर पत्नी के प्रेमी की हत्या का आरोप लग रहा है। अपडेट यह है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद से खबर, युवक की हत्या से हड़कंप। पीलीभीत के टाइगर रिजर्व इलाके में बाघ की चहलकदमी का वीडियो वायरल हुआ है। बताया ये जा रहा है कि नहर के किनारे घूमते बाघ का पर्यटकों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। इसके साथ ही टाइगर रिजर्व क्षेत्र के एक और देखा जाए, ट्रैक पर पर्यटकों को बाघ का दीदार करने का मौका मिलता है, जिसके बाद वन विभाग की टीम मॉनिटरिंग में जुट गई है। अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि यदि 2024 में वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो उन्नाव से ही लड़ेंगे। साक्षी महाराज ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्नाव से टिकट कटने पर भी पार्टी पर आंख ततेरी थी। मैं चुनाव तो लड़ूंगा तो केवल उन्नाव से ही लड़ूंगा, नहीं तो हरिद्वार में विश्राम करूंगा। मैं चुनाव तो लड़ूंगा तो केवल उन्नाव से ही लड़ूंगा, नहीं तो हरिद्वार में विश्राम करूंगा। मैं चुनाव तो लड़ूंगा तो केवल उन्नाव से ही लड़ूंगा, नहीं तो हरिद्वार में विश्राम करूंगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस अब आगामी 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसे लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा, हाथ जोड़ो अभियान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी के तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को भाजपा सरकार के जन विरोधी नीतियों की जानकारी देंगे। अभियान का नेतृत्व प्रियंका गांधी कर रही हैं। जल्द ही यूपी आकर अभियान के सारे कार्यक्रम का जायजा लेंगी। खाबरी ने यह भी कहा कि 26 जनवरी को देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लॉन्च किया जाएगा। 1 फरवरी से प्रदेश भर में गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करने का कार्यक्रम शुरू होगा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला भी बोला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी से बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने।
कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत 26 जनवरी से हो रही है। उत्तर प्रदेश में इसके लिए खास तैयारियां की गई है। केंद्रीय स्तर पर लोगो भी जारी कर दिया गया है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी हैं। सर, आज से लोगो जारी हुआ है और क्या तैयारियां हैं? लोगों के साथ पूरे देश में पूरी तैयारियां हैं। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है तो हमने सारी तैयारी कर रखी है। कांग्रेस के लोग इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हम गांव के उन लोगों से मिलना चाहते हैं जो लोग अभी तक कांग्रेस के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की आज की जन विरोधी नीतियों के बारे में नहीं जान पाए हैं। उनको तक पहुंच करके उनसे चर्चा करेंगे। अच्छा, प्रियंका गांधी जी की क्या भूमिका रहेगी उत्तर प्रदेश में, चूँकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं वो, और उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी उम्मीदें भी हैं उनसे? जितना भी उत्तर प्रदेश में तैयारियों का जो सिलसिला चल रहा है, सारा का सारा नेतृत्व आदरणीय दीदी प्रियंका जी कर रही हैं। उनकी देखरेख में इसे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को चालू किया जा रहा है और जो भी उनके दिशा निर्देश, जो भी सलाह होती है उसी पर हम लोग काम करेंगे और जो जहां उन्हें ज़रूरत होगी वो खुद पहुंचने के लिए तैयार हों। वहीं कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि कांग्रेस जानती है कि उनके पास अपना कोई जनाधार नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा सिर्फ जनता के बीच बने रहने का एक बहाना है। इससे कांग्रेस का कभी भला नहीं होने वाला है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है। इसका लोगो भी जारी कर दिया गया है। हमारे साथ में इस समय बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह जी हैं। उन्हीं से जानते हैं किस तरह से इसे देखते हैं। उमाशंकर जी, किस तरह देखते हैं? पहले राहुल गांधी निकले, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान और इसमें प्रियंका गांधी चेहरा होंगी मुख्य रूप से। किस तरह आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेस इस बात को जानती है कि कांग्रेस के पास अपना कोई जनाधार है नहीं और अगर वह भारत जोड़ो के बाद अब वह हाथ जोड़ो के संकल्प को लेकर निकल रहे हैं तो इसलिए कि उनके पास, चूँकि भाई ये राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, तो उनके पास भी कुछ काम चाहिए लोगों के बीच में बने रहने के लिए। वो कहीं उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो कहीं जा कर के कोई जनसभा कर लें। वो जनसभा करेंगे तो उसमें उनके पास पब्लिक नहीं जाएगी। तो इसमें तो एक हम मान लीजिए जिस तरह से वो रोड मार्च करते हैं तो ये तो कुछ लोगों को जो पर्टिकुलर जो पहले दिन से लोग जितने लोग जुड़ते हैं वही लास्ट तक पूरे उनके कार्यक्रम में शामिल होते हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षक स्नातक के चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि सपा भाजपा जैसे झूठा व्यवहार नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की तरीके से समाजवादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये 5 चुनाव हो रहे हैं। इन 5 विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी पिछड़े वर्ग की किसी एक बिरादरी को भी टिकट नहीं दिया। किसी दलित समाज के भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने किसी माइनॉरिटी के व्यक्ति को भी प्रत्याशी नहीं बनाया। बीजेपी कोरी बयानबाजी करती है कि सबका साथ सबका विकास। एक भी 5 में एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति प्रत्याशी, दलित वर्ग का प्रत्याशी और किसी अन्य वर्ग का प्रत्याशी नहीं है। इसी से साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग विरोधी, किसान विरोधी, दलित विरोधी, गरीब विरोधी पार्टी है। खबर उन्नाव से है। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। ग्राम सभा की 3 बीघे की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। डीएम के निर्देश पर बुलडोजर चला करके निर्माणाधीन मकान अस्थायी निर्माण को ध्वस्त किया गया। सदर तहसील क्षेत्र के हिलगी गांव का मामला। बड़ी खबर मिल रही है। मैनपुरी में भूमि विवाद में फायरिंग की खबर। भाजपा जिला मंत्री के भाई पर गोलीबारी का आरोप लगा। लाइसेंसी हथियार से ताबड़तोड़ फायरिंग का आरोप। 2 महिलाएं सहित 5 लोगों को गोली लगी है। बड़ी खबर मैनपुरी से, भूमि विवाद में फायरिंग की खबर। भाजपा जिला मंत्री के भाई पर गोलीबारी का आरोप। लाइसेंसी हथियार से ताबड़तोड़ फायरिंग का आरोप। इस दरमियान 2 महिलाएं समेत 5 लोगों के गोली लगने की भी खबर मिल रही है। मैनपुरी से बड़ी खबर, भूमि विवाद में फायरिंग हुई है।
भाजपा जिला मंत्री के भाई पर गोलीबारी का आरोप लगा है। ये था 10 का दस्तावेज। फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है, आप बने रहे एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।